चलो वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज हम लेक्चर 11 में है इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, जिसमें हमने मीनिंग डेफिनेशन पहले देखा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, ठीक है। तो हमने सबसे पहले उसका मीनिंग देखा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्ट स्टैंडर्ड का। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्ट स्टैंडर्ड को किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो इशूड बाय था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। और जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसको किसने रिकमेंड किया था? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने। किसके सामने? सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने, जिन्होंने कंसल्ट किया था नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, ठीक है, जहां से हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया। फिर हमने देखा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या था। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक रिटन डॉक्यूमेंट था जिसके अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट कवर होते हैं, जैसे कि रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, ट्रीटमेंट एंड प्रेजेंटेशन। फिर हमने देखा था डेफिनेशन, कोहलर ने डिफाइन किया था। क्या डिफाइन किया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सा कोड ऑफ कंडक्ट, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक कोड ऑफ कंडक्ट है इम्पोज बाय कस्टम लॉ एंड प्रोफेशनल बॉडी, कि ये कौन कौन इस्तेमाल करता है, क्यों इस्तेमाल करता है। नॉर्मली जो प्रोफेशनल बॉडीज होते हैं इसको एक कानून की तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किनके बेनिफिट के लिए बनाया गया था? तो अकाउंटेंट्स के बेनिफिट के लिए। फिर हमने देखा था कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसमें AS1 हमने देखा था डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। तो AS1 क्या बोलता है कि बिजनेसमैन जब अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाता है तो कोई ना कोई अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करता है। तो जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करके अपना वो बनाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट, उसको वो अपने बुक्स में कहीं ना कहीं पे क्या करेगा? डिस्क्लोज करेगा, शो करेगा। सेकंड था हमारा AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब मैंने आपको बताया था स्टॉक। बिजनेसमैन के पास जो भी गुड्स बचा रह जाता है गोडाउन में या दुकान में, उसको बोलते हैं इन्वेंट्री या बोल सकते हो स्टॉक। और स्टॉक को वो वैल्यू कैसे निकालेगा, कैसे मेजर करेगा? तो जो भी स्टॉक का हिस्टोरिकल कॉस्ट होगा, मतलब जितने में उसने खरीद के लाया था, उसको कंपेयर करेगा नेट रियलाइजेबल कॉस्ट के साथ, कि कितने में आज के डेट में वो स्टॉक बिक सकता है। दोनों में से जो कम होगा उतने पे वैल्यू करेगा इन्वेंट्री को। फिर हमने देखा था AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। जितने पीरियड के लिए बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के उसको क्या पता चलता है बिजनेस में प्रॉफिट हुआ कि लॉस, उतना ही पीरियड के लिए बिजनेसमैन क्या प्रिपेयर करेगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें यह दिखाया जाता है कि बिजनेसमैन को कितना कैश आया और कितना कैश गया। फिर हमने देखा था AS4 डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। डेप्रिसिएशन का मतलब मैंने आपको बताया था जितने भी एसेट्स होते हैं, जब एसेट्स को यूज करते हैं तो यूज करने के बाद उसका वैल्यू कम होता है, यूज करने के बाद तो जो वैल्यू कम होता है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन अमाउंट, ठीक है। तो बिजनेसमैन को प्रॉपर्ली डेप्रिसिएशन निकालना होता है एसेट्स पे और उसको शो करना होता है, अपने बुक्स में प्रेजेंट करना होता है। कब तक? जब तक वो एसेट्स को यूज करेगा, जितने साल तक, उतने साल तक वो डेप्रिसिएशन निकालेगा, अपने बुक्स में शो करेगा, ठीक है। यहां तक हमने देखा था AS4 तक प्रीवियस लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में। आज हम देखेंगे AS8। बोलोगे सर बीच का कहां चले गया 5, 6, 7? तो मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत सारे हैं, लेकिन आपको सब नहीं बताया, आपको खाली 10 तक बताया है, ठीक है। तो नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8। ये क्या है? तो अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो टाइमली रिसर्च करते हैं, नए नए चीजों को खोज करते हैं, ठीक है। क्योंकि मार्केट में एक ही चीज बनाने वाली बहुत सारे कंपनी, ऐसे देख लो तो अगर हम देखेंगे तो साबुन है, सोप है, तो साबुन बनाने की बहुत सारी कंपनी है, ठीक है। या कोई भी चीज, जैसे मान लो पाउडर है तो पाउडर बनाने का बहुत सारा कंपनी है, क्रीम है तो क्रीम बनाने की बहुत सारे कंपनी है, ठीक है। तो मार्केट में एक ही तरह की चीज बनाने के बहुत सारे कंपनी होते हैं, लेकिन मार्केट में वही कंपनी आगे निकलता है जो हमेशा क्या करता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब जो नए नए चीजों का खोज करता है और डेवलप करके कस्टमर तक पहुंचाता है, वही कंपनी मार्केट में सक्सीड करता है, ठीक है। तो मार्केट में जितने भी बिजनेसमैन है, जितने भी कंपनी है, वो अपना खर्चा किस पे करते हैं? रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। नए नए चीजों का खोज करते हैं, फिर उस चीज को बनाते हैं और उस चीज को बनाने को बोलते हैं डेवलप करना और कस्टमर्स को बेचते हैं। तो अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 क्या बोलता है कि बिजनेसमैन ने जो भी खर्चा किया होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, चीजों को खोजने में और चीजों को बनाने में, उस खर्चे को रिकॉर्ड करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो क्या बोला है? दिस स्टैंडर्ड एक्सप्लेन, ये स्टैंडर्ड क्या एक्सप्लेन करता है AS8 that the amount or cost of research and development should be charged as an expense of the period in which they are actually incurred। अब AS8 क्या बोलता है? कंपनी ने या बिजनेसमैन ने जितना भी खर्चा किया रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे,
उसको एक्सपेंस की तरह अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा। तो यही बोला है दिस स्टैंडर्ड एक्सप्लेन कि ये स्टैंडर्ड क्या बोलता है, दैट द अमाउंट और कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब कंपनी ने जितना भी खर्चा किया रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पीछे, नए नए चीजों खोजने के पीछे, नया चीज बनाने के पीछे, बोला है शुड बी चार्ज एज एन एक्सपेंस, उसको एक्सपेंस की तरह दिखाना होगा बुक्स में ऑफ द पीरियड इन विच दे आर एक्चुअली इनकर, मतलब जिस टाइम पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा किया गया, एक्चुअली इनकर का मतलब जिस टाइम पे खर्चा किया गया। तो कंपनी अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे या बिजनेसमैन अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करता है तो उस खर्चे को अपने बुक में रिकॉर्ड करेगा जब भी उसने खर्चा किया होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। ऐसा कौन बोलता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8। ठीक है, नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, रिकॉग्निशन का मतलब कि उसको बुक में कब रिकॉर्ड करना है, इनकम को कब दिखाना है बुक के अंदर। तो क्या बोला है देखो, दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेस डाउन द बेसिस रिक्वायर्ड, बोलता है दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेस डाउन, मतलब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बताता है, द बेसिस रिक्वायर्ड फॉर रिकॉग्नाइजिंग द रेवेन्यू आइटम। यह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है कि रेवेन्यू को हम कब रिकॉग्नाइज करेंगे, मतलब रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करेंगे, कोई भी रेवेन्यू कोई भी इनकम को कब रिकॉर्ड करेंगे। तो बोला है दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेस डाउन की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बताता है, द बेसिस रिक्वायर्ड फॉर रिकॉग्निशन द रेवेन्यू आइटम, कि कोई भी आइटम को मतलब कोई भी इनकम को दिखाने का, कब दिखाने का, वो हमको बताता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। रेवेन्यू आइटम टू बी चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एन एंटरप्राइज, मतलब हर एंटरप्राइज का हर बिजनेसमैन अपना क्या बनाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाता है, तो उससे उसको पता चलता है बिजनेसमैन को कि उसको बिजनेस करके प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, बिजनेस करके मुनाफा हुआ कि नुकसान हुआ। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेवेन्यू कब दिखाना है, इनकम कब दिखाना है, ये कौन बताता है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 का मतलब रेवेन्यू रिकॉग्निशन, कि इनकम को कब शो करना है। तो क्या बोला है, दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेस डाउन की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बताता है, द बेसिस रिक्वायर्ड फॉर रिकॉग्नाइजिंग द रेवेन्यू आइटम, मतलब कौन से टाइम पे हम इनकम को दिखाएंगे, कौन से टाइम पे हम इनकम को चार्ज करेंगे, आइटम टू बी चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एन एंटरप्राइज, मतलब बिजनेसमैन अपने इनकम को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कब दिखाएगा, ये बताता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, जिसका के नाम है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ठीक है, उसके बाद है AS 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट। अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट, फिक्स एसेट का मतलब ऐसे एसेट जो कि लंबे समय तक यूज होते हैं बिजनेस के अंदर। ठीक है, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 फिक्स एसेट के बारे में क्या बोला है, तो देखो दिस स्टैंडर्ड एक्सप्लेन दैट, ये स्टैंडर्ड क्या बोलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, द कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट शुड कंप्राइज ऑफ द परचेज प्राइस एंड एनी कॉस्ट इंकर्ड फॉर ब्रिंगिंग द एसेट टू इट्स वर्किंग कंडीशन फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि जब बिजनेसमैन फिक्स एसेट को रिकॉर्ड करेगा, बिजनेस में फिक्स एसेट को रिकॉर्ड करेगा बुक्स में, ठीक है, रिकॉर्ड करेगा बुक्स में, तो फिक्स एसेट का प्राइस क्या रखेगा, तो सबसे पहले तो परचेस प्राइस। परचेस प्राइस का मतलब कितने में उस एसेट को खरीदा। मान लो कि कोई मशीन है, ठीक है, मशीन भी लंबे समय तक यूज होता है, तो इसके लिए मशीन को ही फिक्स एसेट बोलते हैं। मान लो बिजनेसमैन ने मशीन को खरीदा 10,000 में, तो ये 10,000 हो गया परचेस प्राइस। ठीक है, अब मान लो मशीन को जब वो लेके आए अपने बिजनेस में, अपने दुकान पे, अपने फैक्ट्री में, तो मान लो मशीन को चालू करने के पीछे, मान लो कि मशीन चालू करना है तो अलग से इसका बोर्ड लगाना होगा, इलेक्ट्रिशियन को बुलाना होगा जो पूरा सब एडजस्टमेंट करके देगा। तो मान लो कि जो बिजनेसमैन था उसने मशीन खरीद के लाया 10,000 में, तो 10,000 हो गया परचेस प्राइस। फिर ये मशीन को चालू करने के लिए उसने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, इलेक्ट्रिशियन ने पूरा प्लग लगाया, सब कुछ लगाया, मान लो इलेक्ट्रिशियन ने 1,000 रुपया मान लिया। ठीक है, तो अब बुक्स के अंदर जब हम मशीन का कॉस्ट दिखाएंगे, कि मशीन को जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो मशीन का प्राइस खाली 10,000 नहीं दिखाएंगे, मशीन का प्राइस कितना दिखाएंगे, 11,000। अरे बिजनेसमैन को कोई भी पूछेगा मशीन कितने में पड़ा, तो क्या बोलेगा लोगों को कि मेरे को मशीन 11,000 में पड़ा, 10,000 का मैंने मशीन खरीदा, 1,000 मेरे को मशीन को चालू करने के पीछे खर्चा लग गया। ठीक है, तो ये 11,000 को हम रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में।
ठीक है। तो मशीन का दाम बुक्स में कितना दिखाया जाएगा, 11,000। 10,000 उसका परचेस प्राइस प्लस ये जो 1,000 है इसको बोलते हैं कि एसेट को लाने के पीछे कितना खर्चा लगा और एसेट को चालू करने के पीछे कितना खर्चा लगा। तो मान लो कि मशीन 10,000 का था और उसको लाने के लिए मतलब दुकान तक लाने के लिए, फैक्ट्री तक लाने के लिए, फिर उसको चालू करने के लिए मान लो पूरा खर्चा 1,000 था, तो टोटल हो गया 11,000। तो बुक्स में ये जो एसेट है मशीन, इसको कितने रुपए पे दिखाएंगे, 11,000 में, 10,000 पे नहीं, ठीक है। अरे भले मशीन 10,000 का है लेकिन 10,000 में तो खरीदा, फिर उसको लाना पड़ा तो गाड़ी वाले को भाड़ा दिया होगा, फिर उसको चालू करने के पीछे खर्चा लगा, तो मान लो टोटल खर्चा लाने का चालू करने का 1,000 है, तो अब मशीन का दाम कितना हो गया, 11,000। तो ये प्राइस पे रिकॉर्ड करना है फिक्स एसेट। ऐसा कौन बोलता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। क्या बोला है देखो, दिस स्टैंडर्ड एक्सप्लेन, कि ये स्टैंडर्ड क्या बोलता है, दैट द कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट शुड कंप्राइज, कि कोई भी फिक्स एसेट का कॉस्ट के अंदर क्या क्या आएगा, कंप्राइज का मतलब कि क्या क्या आएगा उसके कॉस्ट के अंदर। तो एक कंप्राइज ऑफ द परचेस प्राइस, जितने में खरीदा वो आएगा, तो मशीन को कितने में खरीदा, 10,000 में, वो तो आएगा ही। एंड एनी कॉस्ट इंकर फॉर ब्रिंगिंग द एसेट टू इट्स वर्किंग कंडीशन, और एक तो परचेस प्राइस आएगा, तो मशीन का परचेस प्राइस तो 10,000 वो तो आएगा ही। उसके अलावा अगर कोई भी खर्चा किया इस मशीन को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, मशीन को चालू करने के लिए, तो हमने मशीन को चालू करने के लिए कितना खर्चा किया, 1,000, तो उसको भी ऐड करना होगा परचेस प्राइस में, ठीक है। तो यही बोलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 कि कोई भी एसेट का फिक्स कॉस्ट, कोई भी फिक्स एसेट का दाम कितना लगाओगे, तो जो उसका परचेस प्राइस होगा वो, तो यहाँ पे परचेस प्राइस तो 10,000 ये तो लेंगे ही, ठीक है, कि मशीन का दाम हो गया 10,000, और क्या लेंगे, तो बोला है एंड एनी कॉस्ट इंकर्ड फॉर ब्रिंगिंग द एसेट टू इट वर्किंग कंडीशन फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, और मशीन को कितने में खरीदा वो तो आएगा ही, प्लस अगर कुछ और खर्चा किया मशीन को चालू करने के लिए तो वो भी उसमें ऐड करेंगे। अब खर्चा कितना, 11,000, तो ये रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में कि फिक्स एसेट का दाम हो गया 11,000, ठीक है। तो ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट। नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। अब गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब कभी कभी ना जो सरकार होता है वो कुछ बिजनेसेस को ग्रांट देता है, ठीक है, मुफ्त में कुछ पैसा देता है या मुफ्त में कोई प्रोजेक्ट देता है कि लो भाई मैं तुमको प्रोजेक्ट देता हूं, तुम इस प्रोजेक्ट पे काम करो और पैसा कमाओ। अब गवर्नमेंट जब ग्रांट देता है, मतलब गवर्नमेंट जब बिजनेसमैन को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है एज ए गिफ्ट, ग्रांट को तुम गिफ्ट भी बोल सकते हो, कि जब गवर्नमेंट एक गिफ्ट देता है बिजनेसमैन को, तो बिजनेसमैन को क्या करना है गवर्नमेंट ग्रांट के लिए, तो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 में बोला है, क्या बोला है, दिस स्टैंडर्ड स्टेट, ये स्टैंडर्ड बोलता है दैट गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन देयर इज एन अश्योरेंस गारंटी दैट द एंटरप्राइज विल कंप्लाई विद द कंडीशन अटैच्ड टू देम। अब गवर्नमेंट ग्रांट तो देता है बिजनेसमैन को, एंटरप्राइज को, लेकिन कब देता है बिजनेसमैन को ग्रांट, अब अगर गवर्नमेंट ने जो भी कंडीशन रखा, अगर बिजनेसमैन कंफर्म है, गारंटी देता है गवर्नमेंट को कि हाँ भाई तेरा जो भी कंडीशन है हम पूरा करेंगे, तब गवर्नमेंट ग्रांट देगा किसको, बिजनेसमैन को, क्योंकि हर ग्रांट के पीछे गवर्नमेंट का कुछ कंडीशन होता है, अगर बिजनेसमैन वो कंडीशन को पूरा करेगा तो ही जाके उसको ग्रांट मिलेगा। तो यही यहाँ पे बोला है दिस स्टैंडर्ड स्टेट, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 क्या बोलता है, दैट गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, कि बिजनेसमैन को गवर्नमेंट ग्रांट कब मिलेगा, तो बोला है when there is an assurance guarantee, कि जब बिजनेसमैन गारंटी लेगा, गारंटी देगा, किस चीज का गारंटी देगा, that the enterprise will comply, comply का मतलब पूरा करना, कि बिजनेसमैन ये गारंटी देगा कि हाँ भाई हम पूरा करेंगे, क्या पूरा करेंगे, with the condition attached to them। अगर बिजनेसमैन गवर्नमेंट को गारंटी देता है कि हाँ भाई गवर्नमेंट हम तुमको गारंटी देते हैं कि तुम्हारा जो भी कंडीशन है हम पूरा करेंगे, लाओ तुम हमको ग्रांट दो, तो गवर्नमेंट ग्रांट के लिए यही रूल है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 बोलता है कि कोई भी बिजनेसमैन गवर्नमेंट ग्रांट को अपने बुक्स में कब दिखा सकता है, जब वो गवर्नमेंट को गारंटी देगा कि हाँ हम तुम्हारे कंडीशन को पूरा करेंगे, तुम हमको ग्रांट दे सकते हो, ठीक है। तो ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। अब सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, कहीं पे भी पैसा लगाना, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कहीं पे भी पैसा लगाना। कुछ लोग
कम समय के लिए पैसा लगाते हैं तो उसको बोलते हैं करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब कम टाइम के लिए पैसा लगाना। कम टाइम कितना? 12 महीने से कम, लेस देन 12 मंथ्स। मान लो बिजनेसमैन ने कहीं पे पैसा लगाया, कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया 12 महीने से कम के लिए, उसको बोलते हैं करंट इन्वेस्टमेंट। और कहीं पे अगर 12 महीने से ज्यादा के लिए पैसा लगाते हैं तो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब मोर देन 12 मंथ्स, मोर देन 12 मंथ्स। तो कहीं पे भी बिजनेसमैन अगर 12 महीने से कम के लिए पैसा लगाता है तो उसको बोलते हैं करंट इन्वेस्टमेंट, और कहीं पे भी बिजनेसमैन अगर 12 महीने से ज्यादा के लिए पैसा लगाता है तो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 क्या बोलता है कि बिजनेसमैन ने जहां पे भी पैसा लगाया, जहां पे भी इन्वेस्टमेंट किया, वो उसको बुक्स में दिखाना है और अलग अलग करके दिखाना है कि क्या उसका करंट इन्वेस्टमेंट है, मतलब कितना उसका करंट इन्वेस्टमेंट है और कितना उसका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो बिजनेसमैन ने जहां पे भी 12 महीने से कम के लिए पैसा लगाया होगा तो वो दिखाएगा करंट इन्वेस्टमेंट में, और जहां पे 12 महीने से ज्यादा के लिए पैसा लगाया होगा वो दिखाएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। तो यही बोला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में कि दिस स्टैंडर्ड स्टेट, कि ये स्टैंडर्ड क्या बोलता है, दैट द बिजनेस शुड डिस्क्लोज, कि बिजनेसमैन को डिस्क्लोज करना है, बिजनेसमैन को दिखाना है। क्या दिखाना है? द करेंट इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सेपरेटली इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि बिजनेसमैन को दिखाना है जो भी उसका करंट इन्वेस्टमेंट है, मतलब जहां पे भी उसने 12 महीने से कम के लिए पैसा लगाया, और जो भी उसका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, मतलब जहां पे भी उसने 12 महीने से ज्यादा के लिए पैसा लगाया, ये अलग अलग करके बुक्स में दिखाना है बिजनेसमैन को। ठीक है, ये कौन बोलता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 क्या बोलता है कि बिजनेसमैन ने जो भी इन्वेस्टमेंट किया, चाहे करंट इन्वेस्टमेंट किया हो 12 महीने से कम के लिए, चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया हो 12 महीने से ज्यादा के लिए, उसको वो अलग अलग करके अपने बुक्स में दिखाएगा। ऐसा ये बिजनेसमैन को करना है। ये कौन बोलता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, कि बिजनेसमैन ने जहां पे भी इन्वेस्टमेंट किया, चाहे 12 महीने से कम के लिए करंट इन्वेस्टमेंट, चाहे 12 महीने से ज्यादा के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, उसको वो अपने बुक्स में दिखाएगा सेपरेटली। करंट इन्वेस्टमेंट को अलग दिखाएगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को अलग दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। अब देखो, बिजनेसमैन जो भी इनकम कमाता है, इनकम का मतलब कि पैसा, ठीक है, तो बिजनेसमैन जो भी इनकम कमाता है, जो भी पैसा कमाता है, इनकम के ऊपर वो टैक्स पे करता है। किसको पे करता है टैक्स? गवर्नमेंट को, सरकार को। जितने भी बिजनेसमैन है, जो भी पैसा वो कमाते हैं, वो अपने इनकम पे सरकार को टैक्स देते हैं। तो जो भी वो टैक्स का पेमेंट करते हैं साल भर में, उसको वो एक्सपेंस की तरह दिखाएंगे अपने बुक्स में। ये बोलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22। तो क्या बोला है? दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टेट, कि यह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपने को क्या बताता है? दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टेट दैट व्हाइल डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर एनी पीरियड, जब बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट निकाल लेता है या लॉस निकाल लेता है, कैसे निकालता है? मैंने आपको बताया था कि बिजनेसमैन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के उसको पता चलता है कि उसको प्रॉफिट हुआ है कि उसको लॉस हुआ है। लॉस हुआ होगा तब तो कोई भी टैक्स नहीं देना है गवर्नमेंट को, लेकिन अगर बिजनेसमैन को प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट के ऊपर सरकार को क्या देना होता है? टैक्स। ठीक है, हर बिजनेसमैन सरकार को टैक्स देता है। ठीक है, जो भी प्रॉफिट होता है उस पर। तो यही बोला है दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टेट, की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बताता है? S22 दैट व्हाइल डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर एनी पीरियड, कि कोई भी पीरियड का जब वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा, चाहे उस पीरियड में प्रॉफिट हुआ और चाहे लॉस हुआ, पहले तो वो फाइंड करेगा। लॉस हुआ तो कोई भी टैक्स नहीं देना है, लेकिन प्रॉफिट होगा बिजनेसमैन को, तब तो टैक्स का पेमेंट करेगा गवर्नमेंट को। बोला है टैक्स एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक फॉर द पीरियड। अब बिजनेसमैन ने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के लॉस होता है तब तो कोई टैक्स नहीं देना है, टैक्स देगा नहीं तो टैक्स को रिकॉर्ड भी नहीं करना है। लेकिन मान लो बिजनेसमैन ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और बिजनेसमैन को अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट के ऊपर टैक्स भी देना पड़ेगा। तो बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट के ऊपर जो भी टैक्स देगा उसको वो रिकॉर्ड करेगा। कहां पे रिकॉर्ड करेगा? वो
तो उसको रिकॉर्ड करेगा अपने बुक्स में। ऐसा कौन बोलता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22। ठीक है, तो ये हमने देखा बाकी के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS8, AS9, AS10, AS12, AS13 एंड AS22, और इसके पहले हमने 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लास्ट लेक्चर में देखा था। ठीक है, तो एक बार वापस मैं इसको रिवाइज कराता हूं। AS8 क्या था? अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बिजनेसमैन कोई भी खर्चा अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करेगा, जो कि बिजनेसमैन नॉर्मली करता है, नई नई चीजों को खोजता है फिर उसको बना के मार्केट में बेचता है, तो बिजनेसमैन कोई भी खर्चा अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे करेगा तो उस खर्चे को रिकॉर्ड करेगा अपने बुक्स में। ऐसा कौन बोलता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब कि बिजनेसमैन इनकम को कब रिकॉग्नाइज करेगा और इनकम को कब रिकॉर्ड करेगा अपने बुक्स के अंदर, ऐसा बोलता है AS9। तो बिजनेसमैन कब अपने इनकम को रिकॉर्ड करेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कौन से टाइम पे रिकॉर्ड करेगा, कैसे उसको रिकॉर्ड करेगा, ये सब बताता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। उसके बाद है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 क्या बोलता है कि जब बिजनेसमैन फिक्स एसेट को रिकॉर्ड करेगा अपने बुक्स पे, तो फिक्स एसेट को कौन से प्राइस पे रिकॉर्ड करेगा? तो जितने में उसको खरीदा है, परचेस प्राइस, और उसमें क्या ऐड करेगा? अगर फिक्स एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए कोई भी खर्चा किया तो परचेस प्राइस में उस खर्चे को ऐड करेगा और उस प्राइस पे फिक्स एसेट को दिखाएगा अपने बुक्स में। ऐसा बोलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट नॉर्मली ग्रांट्स देता है बिजनेस को। ठीक है, ग्रांट्स देता है बिजनेस को, मतलब कि बिजनेस को एज ए गिफ्ट की तरह कुछ देता है, लेकिन कब देता है? बिजनेसमैन गवर्नमेंट ग्रांट को कब रिकॉर्ड करेगा अपने बुक्स में? अगर गवर्नमेंट का दिया गया कंडीशन अगर वो फुलफिल करता है तो, मतलब गवर्नमेंट हर ग्रांट के पीछे कुछ कंडीशन रखता है, अगर बिजनेसमैन वो कंडीशन को फुलफिल करेगा, पूरा करेगा, तो ही उसको गवर्नमेंट से ग्रांट मिलेगा और फिर वो गवर्नमेंट ग्रांट को अपने बुक्स में दिखा सकता है। नेक्स्ट है AS13, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको बताया था बिजनेसमैन पैसा इन्वेस्ट करता है अलग अलग जगह। अगर 12 महीने से कम के लिए कहीं पे इन्वेस्ट किया तो उसको बोलते हैं करंट इन्वेस्टमेंट, और 12 महीने से ज्यादा के लिए इन्वेस्ट किया तो उसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 क्या बोलता है? बिजनेसमैन ने जो भी इन्वेस्टमेंट किया, चाहे करंट इन्वेस्टमेंट हो चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, वो उसको अपने बुक्स में दिखाएगा सेपरेटली। करंट इन्वेस्टमेंट को अलग दिखाएगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को अलग दिखाएगा। नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। अब अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, बिजनेसमैन जो भी इनकम कमाता है, जो भी पैसा कमाता है, उस पे वो टैक्स पे करता है। किसको? गवर्नमेंट को। ठीक है, बिजनेसमैन जो भी पैसा कमाता है उस पे वो टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करता है बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है सबसे पहले, उससे उसको पता चलता है कि उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस। लॉस हुआ तब तो कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना है, लेकिन प्रॉफिट हुआ तब तो टैक्स का पेमेंट करना होगा बिजनेसमैन को, गवर्नमेंट को। और बिजनेसमैन अगर गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करता है तो वो टैक्स के पेमेंट को एज ए एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा अपने बुक्स में। जो भी उसने गवर्नमेंट को टैक्स दिया होगा उसको एक्सपेंस की तरह अपने बुक में रिकॉर्ड करेगा बिजनेसमैन। ठीक है, तो ये बोलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 कि अगर बिजनेसमैन ने कोई भी टैक्स का पेमेंट किया तो उसको रिकॉर्ड करेगा अपने बुक्स में एज ए एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये था हमारा टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और हमारा फर्स्ट चैप्टर यहीं पे एंड होता है, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ठीक है, 11 लेक्चर्स हमने किया इस चैप्टर के लिए। हर लेक्चर हमने थियरी वाइज देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। ठीक है, जब तक आप अकाउंट्स पढ़ोगे तब तक आपको ये सब चीज काम में आएगा। ठीक है, तो अच्छे से इसको पढ़ो, इसको भी कॉपी कर लेना। ठीक है, कुछ डाउट होगा तो आप मेरे को मैसेज करके पूछना। पूरे चैप्टर में कुछ अगर डाउट होगा तो आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी हमारा यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। नेक्स्ट लेक्चर से हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कुछ अगर आपको डाउट होगा तो आप मेरे को पूछ सकते हो मैसेज करके। ठीक है, चलो इसको आप कॉपी कर लो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 2 के साथ। कॉपी कर दो इसको।